हरिद्वार के मंगलौर और चमोली की बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव की वोटिंग शुरू। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल 5 शहीदों का आज होगा अंतिम संस्कार। कल देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के साथ सेना ने दी थी श्रद्धांजलि। केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का निधन। लंबे समय से थी अस्वस्थ। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण मैक्स अस्पताल में थी भर्ती। पंद्रह जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। कार्य समिति में आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होना है। आपको बता दें सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो देखिए बड़ी खबर है देहरादून से, जहां बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें बद्रीनाथ विधानसभा सीट में बीजेपी से राजेंद्र भंडारी का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी खपत बुटोला सहित अन्य उम्मीदवारों से है। तो वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह और अन्य प्रत्याशियों से। आपको बता दें वोटिंग को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। तो देखिए विधानसभा उपचुनाव के लिए आज जो मतदान हो रहे हैं उसमें कुल 1,19,929 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। साथ ही आपको बता दें विधानसभा उपचुनाव के लिए क्षेत्र में 64 मतदान केंद्रों में कुल 132 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। देखिए बड़ी खबर है देहरादून से, जहां मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें मतगणना 13 जुलाई को होगी। देखिए सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उपचुनाव में अपने नेता को चुनेंगे। देखिए बड़ी खबर है देहरादून से, जहां आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग चल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें बद्रीनाथ विधानसभा सीट में बीजेपी से राजेंद्र भंडारी का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी खपत बुटोला सहित अन्य उम्मीदवारों से है। तो वहीं जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का मुकाबला सीधे बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह और अन्य प्रत्याशियों से है। तो देखिए आज मतदान होने वाला है और कुल 1,19,929 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। आपको बता दें इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं? क्योंकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज मंगलौर और बद्रीनाथ की जो विधानसभा सीटें हैं उनके उपचुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदान के लिए सभी लोग
जो है अपने घरों से निकल चुके हैं और सुबह से ही आज बजे से ये मतदान जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कैंडिडेट इस दौरान चुनावी मैदान में है, यहाँ पर बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी जो है भाजपा से हैं और साथ ही साथ इसके अलावा बात करें मंगलौर से तो मंगलौर से भी जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी जो है काफी मजबूत कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी जो है मजबूत कैंडिडेट जो है इस दौरान यहाँ पर उतारे हुए हैं और जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल विनय, तो क्या कुछ महिलाओं युवाओं को मतदान के लिए आकर्षित करने के लिए क्या कुछ यूनिक बूथ भी बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 132 जो बूथ है उन पर मंगलौर में यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और साथ ही साथ अभी तक बूथ स्थल जो बनाए गए हैं वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम भी हैं और मंगलौर विधानसभा चुनाव में मतदान से जो है यहाँ पर 20,000 माफ कीजिएगा 1,20,000 मतदाताओं जो है इस दौरान मंगलौर विधानसभा सीट से हैं जो कि आज यहाँ पर मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से निकले हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ में भी जो चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव जिस तरीके से शुरू हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया जारी है तो वहाँ पर भी 1.5 लाख से ज्यादा जो यहाँ पर लोग हैं मतदाता हैं वो यहाँ पर वोट करने के लिए निकल चुके हैं। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाई है, लिहाजा बीजेपी के लिए यह सीट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो साल 2017 में कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में बसपा के खाते में सीट चली गई थी। तो अब देखना ही होगा कि किसके सिर पर ताज सजेगा। क्या कुछ लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार अपना परचम लहरा पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मजबूत कैंडिडेट जो है इस दौरान बीजेपी ने भी मंगलौर विधानसभा सीट पर उतारा है, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी जो है यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर बसपा से जो विधायक रहे उनके निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई थी तो उनके बेटे को जो है बसपा से टिकट दिया गया है। तो अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती जो है इस दौरान मंगलौर विधानसभा सीट पर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बसपा के जो विधायक इस दौरान मंगलौर सीट पर रहे उनके विकास उनके द्वारा किए गए जो विकास कार्य क्षेत्र में रहे हैं या फिर जो वहाँ की जनता है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर अपना प्रतिनिधि चुनती है वो विकास कार्य को देखेगी या फिर किस तरीके बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर लक्सर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रही पैथोलॉजी लैबों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद सीएमओ ने इसको लेकर टीम बनाई है, जिसके बाद टीम ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि लक्सर, रुड़की और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी टीम ने 5 लैब्स पर छापामार कार्रवाई की। वहीं इन अवैध लैब्स को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने लैब संचालकों को सलाह दी कि वह नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के विरुद्ध काम न करें। जुर्माना लगेगा उसको पहली बार, दूसरी बार दोगुना लगेगा और उसके बाद फिर और ज़्यादा लगेगा, जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। आज मैंने 5 लैब की, 5 लैब को मैं बंद करके आया हूँ। उनके स्वामी को भी बोल के आया हूँ, वो पेनल्टी खुद बैंक में जमा करेंगे। वो स्वयं लेके आ रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाएगा। अभी टारगेट नहीं पूरा, सबको हम लोगों ने पहले भी आह्वान किया था कि आप उन लैबों को स्वतः बंद कर दें जिसमें ना कोई एलटी है ना कोई डॉक्टर है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उनकी शिकायतें हो रही बार बार, उन शिकायतों के आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। मेरी जो सलाह है इसमें, मेरी सलाह तो ये है, जिसका जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने कोर्स कर रखा है, लैब का कोर्स अगर किए हुए है, उसको अधिकार काम करने का और उसी को अधिकार करना चाहिए। अब जो एरा गहरा नथु खैरा बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी बात के उन्होंने अपनी लैब खोल रखी, उन्हें कोई अधिकार काम करने का है नहीं, ना उन्हें करना चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए।
चंपावत पिथौरागढ़ जिले के लाइफलाइन माने जाने वाले टनकपुर पिथौरागढ़ NH 16 कई घंटों बाद खुला। नेशनल हाईवे खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानीपूर्वक निकाला गया। वहीं स्वाला में NH को खतरा लगातार बना हुआ है। मशीनें लगातार NH खोलने में जुटी हुई है। फिलहाल NH खुलने से प्रशासन व यात्रियों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई है। परिजन सदमे में है तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि जम्मू के कठुआ में जवानों की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 5 जवान शहीद हो गए, वहीं कुछ अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। आतंकी हमले में टिहरी के आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, लेंसडोन निवासी हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह, रिखणी खाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी शहीद हो गए। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में हाईवे पर बिन बारिश पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह जोशीमठ के प्रवेश द्वार चुंगी धार पालिका कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के समीप बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से सड़क बाधित हो गई। बिन बारिश पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला जारी है। बता दें कि अब जोशीमठ के निकट चुंगी धार के पास बद्रीनाथ हाईवे के ऊपर चट्टान दरकी। इस दौरान कुछ स्थानीय युवा सहित कई यात्री वाहन बाल बाल बचे। सड़क बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इधर जेसीबी मशीन द्वारा बोल्डर हटाकर सड़क खोलने का काम जारी है। लोकपाल घाटी में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब यात्रा और विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी यात्रा का मेजबान गांव पुलना जल संकट से जूझ रहा है। दरअसल पुलना गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से नीचे गांव की पेयजल आपूर्ति सप्लाई करने वाले पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रा स्टेशन पुलना में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। पुलना गांव के मुख्य बाजार व्यापार करने वाले कारोबारी बीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलना गांव में पिछले 5 दिनों से भारी पेयजल संकट खड़ा हुआ है। खासकर पुलना स्टेशन से लगे सभी दुकानों, होटल सहित सार्वजनिक वाटर पोस्ट में पानी सप्लाई बाधित है, जिसके चलते यहां व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों को पानी पीने के लिए लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी घटना हो गई, जिसमें उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस घटना को कायराना बताया। वहीं शहीदों को शत-शत नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी, शहीदों की शहादत का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा 5 हमारे उत्तराखंड के लोग जिस वाहन में चले थे उसमें घात लगा के उन पर हमला किया गया, वो शहीद हो गए हैं। बहुत दुखद घटना है, कायरतापूर्ण घटना है। और निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि वो लोग शहीद हो गए, वो हमेशा हमें स्मरण में रहेंगे, याद रहेंगे और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये वास्तव में बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ये जो आतंकी हैं, ये भी इनका भी खात्मा होगा। और ये दुश्मन इस समय मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब से माननीय मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये कुछ बौखलाए गए। 15 जुलाई को भाजपा कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद पूरा एजेंडा तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 जुलाई को प्रस्तावित है
और लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। करीब 1350 जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्र में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा की। बैठक में जन समस्याओं और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने को लेकर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ की विकास योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा करते हुए बीजेपी की जीत के बाद विकास की गंगा बहने की बात कही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी और मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव लड़ा रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस दोनों सीटों को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की गंगा बहाने की बात है, तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को? आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इसकी इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, डरा धमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत होशियार है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की जनता सब जानती है, इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और दोनों की दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। चारधाम यात्रा पहले की तरह चलेगी। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर है। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, जिसके कारण चारधाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन की बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया कि 7 जुलाई को चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी। चल रही है। यात्रा केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से। यात्रा सुचारू चल रही है। जहाँ पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी। अदरवाइज यात्रा चल रही है। आगामी 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। सोमवार को जिलाधिकारी हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले की टीम ने नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कांवड़ मार्ग व कांवड़ पटरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धीराज गब्याल ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी हो न हो, इसके लिए उनकी सुविधाओं को देखने के लिए कांवड़ पटरी और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया है। पिछले यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है,
और 2 को समाप्त हो गई हमारी। तो उसके संबंध में जो तैयारियां हमारी हैं उसको देखने के लिए और जो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इसको लेके आज ये निरीक्षण का कार्यक्रम हमारा है। वैसे तो पूरी तैयारियां हमारी टीम ने पहले से कर ली हैं और कांवड़ यात्रियों में रजिस्ट्रेशन ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है, अगर इतनी संख्या में आते हैं, देखो लास्ट ईयर लगभग 4 करोड़ करीब कांवड़ यात्री आए थे, इस साल हो सकता है संख्या बढ़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन इतना मुझे नहीं लगता है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि उपचुनाव के लिए चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए क्षेत्र भर में 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव के वक्त 202 मतदान केंद्र थे, लेकिन कुछ प्रवासी मतदाताओं के आने के बाद से इस संख्या में इजाफा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट के लिए कुल 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो हमारे उपचुनाव अभी घोषित हुए हैं उसमें जो हमारे चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा है उसमें लगभग 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पूर्ववर्ती जो हमारा ये लोकसभा चुनाव था उसमें इसी विधानसभा के अंतर्गत 202 थे, जिसमें कुछ माइग्रेटरी वोटर्स भी थे। अब इस की संख्या 210 रिवाइज करके इन बूथों की हो गई है। और जो हमारी मंगलौर विधानसभा सीट है इसमें कुल 132 मतदान केंद्र हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। राज्य में हो रही भारी बारिश और आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं और सभी जिले के अधिकारियों को ग्राउंड में जाकर लोगों की तत्काल मदद करने के निर्देश दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि खटीमा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया था। इसके साथ ही समान नागरिकता संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। 6 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर यह विधेयक रखा था। माना जा रहा है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता पर काम की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में देश के सभी धर्मों और पंथों को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में ऐसा कुछ भी नया नहीं है। कोर्ट में जो बातें रखी गई है सिर्फ वही समान नागरिक संहिता के अंदर भी है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है। बहुत कुछ नया उन्होंने उसमें कुछ नया नहीं लाए हैं। 2-4 बातें वही बातें समावेश किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश कर चुका है। जैसे लिव इन रिलेशन का मामला है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है। हाँ, अब इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे। जनजातियों को टोटली जनजातियों के ऊपर कहीं पर लागू नहीं होगा, ये भी इन्होंने अभी किया है। नया कुछ भी नहीं है। अगर नया कुछ करें तो हम कहें कि हाँ कुछ किया है। केवल राजनीतिक उद्देश्य से यूसीसी का हवा पैदा किया जा रहा है। बाकी यूसीसी में कोई नयापन नहीं है। न जनता को फ़ायदा हो रहा है, न जनता को कोई उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, कहीं कुछ नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।